हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो नई पुस्तक आई है घटना चक्र पूर्वावलोकन की 2022 की, जिसमें 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उनको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 195 क्वेश्चन है। आज हमारा यहाँ पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बाकी के जो शेष प्रश्न रह जाएंगे उनको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, अच्छा लाहौर अधिवेशन ध्यान रखेंगे, दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पहले तक यानी कि आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। उपखंड के रूप में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उपखंड के रूप में क ख ग इत्यादि के रूप में ये जुड़े हुए हैं। तो देखिए, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में ये प्रश्न जो है कब पूछा गया है तो 1997-98 में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से अधिक आर्टिकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए, एक तरफ जो है सूची दी गई है और उनमें जो प्रविष्टियां हैं दूसरी तरफ उनको दिया गया है। तो देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इनको मिलान करते हैं। देखिए, संघीय सूची की अगर बात करते हैं तो संघीय सूची में मूलतः, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मूलतः कितनी प्रविष्टियाँ थी तो ये हो जाएगा 97। वहीं अगर हम वर्तमान में गणना करें तो वर्तमान में जो कुल संख्या ये 100 हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियां थी। अगर वर्तमान में बात करते हैं तो इसकी संख्या 61 हो गई है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची की तो समवर्ती सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियां हो जाएगा, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में ये 52 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इस प्रश्न के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पहला का ए, दूसरा का सी और तीसरा का बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया कि संघ सूची में अभी प्रविष्टियाँ 100 हो गई हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, कि निम्न शब्दों पर विचार करें। दरअसल यहाँ पर आप इसको क्लियर करेंगे, यहाँ जो मूल दिया गया ना वो दे दिया गया है, तो इससे उस हिसाब से आप यहाँ पर एक से अधिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो मूलतः जो है वो प्रविष्टियाँ दिए गए हैं और उनके हिसाब से आपको मिलान करना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न शब्दों पर विचार करें और सही शब्दों के विचार अनुसार क्रम दीजिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का। तो ध्यान रखेंगे, इस हिसाब से राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो थोड़ा सा आप उसको डीप पढ़िएगा, आपका जो है जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आपको पता है ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बताइए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो इसमें जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर एक जो है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें अनुच्छेद 19 जो है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तथा 29 जो है फ्रेंड्स इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, जो मात्र भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त है। यह जो है विदेशी नागरिकों को यानी कि जो गैर भारतीय हैं उनको प्राप्त नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर और 3 नंबर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है उसके अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किया हुआ है। हम लोगों ने एक वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास को, दूसरे वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास को और आधुनिक भारत के इतिहास को हमने 2 पार्ट में कवर किया हुआ। तो इतिहास हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हमने साइंस में फिजिक्स का और बायोलॉजी का हमने कवर कर लिया है। बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल को भी हमने कवर किया है। तो करीब 8-9 वीडियो हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में इसको जो है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है, जिसमें कि 6 से लेकर के 14 वर्ष ये आयु सीमा आप याद रखेंगे। 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आगे भी सुन लीजिएगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो प्रश्न के हिसाब से करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार जो है यह लागू हो गया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? बताइए, इसमें से मौलिक अधिकार भी है। तो देखिए, इसमें से मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(1) क है, 19(1) क जो है ना, इसके अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये प्राप्त है। और सूचना का अधिकार जो है एक प्रकार का अभिव्यक्ति का ही अधिकार है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो है क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें हम लोग तो सूचना का अधिकार भी मानव अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है इसको तो आपको पता है कि 86वें संविधान संशोधन अभी मैंने आपको बताया है, इसके तहत जो है इसको आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों है, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन ई अवेलेबल है, तो इसमें से आप एक से अधिक पर टिक लगाएंगे क्योंकि ये भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से
कौन सा सूचीबद्ध है? तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन ये बिल्कुल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समान नागरिक संहिता भी है। फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता भी है। आपको पता होगा कि समान नागरिक संहिता जो है यह आर्टिकल 44 में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं छोटे परिवार का मापदंड, तो ये नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि ये जो आर्टिकल 350 क में दिया गया है, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये 350 क में दिया गया है। हालांकि यह राज्य के नीति निर्देशक की तरह ही यह कार्य करता है, लेकिन इसे भाग 4 में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेखित नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिनको डाउट है थोड़ा वो डीप में जाके सर्च करेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे कि 350 क जो है क्या यह नीति निर्देशक सिद्धांत में है या नहीं है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसको। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसे जो है संविधान के भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क में आर्टिकल 50 क के तहत जो है इसको रखा गया है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं किस प्रकार से? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखेंगे, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और यह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज भी करने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम क्या है? तो राष्ट्रपति के रूप में इनका जो क्रम रहा है ये 13वां रहा है। क्लियर है। वहीं अगर पूछा जाता आपको कि व्यक्ति के अनुसार से देश के ये कौन सी राष्ट्रपति थी, तो ये 12वें राष्ट्रपति थी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल रहा था ये 2 बार रहा था। ठीक है, 2 बार ये जो थे राष्ट्रपति बने थे, तो 2 बार उनका जोड़ा जाता है तो ये क्रम हो जाता है 13वां। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर जोड़ा जाता तो ये भारत के 12वें राष्ट्रपति थी। क्लियर हो गया। एक बार आपके पास लूसेंट का किताब होगा, क्राउन का किताब होगा या कोई भी किताब है, एक बार आप देख लीजिए जो चार्ट दिया गया वहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो जो है वह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? अब इसी प्रकार से प्रश्न ये भी पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें राष्ट्रपति। अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाता तो ये 12वां हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये 2 बार जो है उपराष्ट्रपति रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? भारतीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है ये आप कमेंट करके बताइए कि कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि ये कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है, यानी कि भारत का महान न्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो होता है संसद सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, परंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये महान न्यायवादी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार
कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो ये आपको पता है कि वह 60 दिनों की अवधि तक सदन में अगर नहीं आता है तो सदन जो है उसकी सदस्यता को निरस्त कर सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 माह। ठीक है, 60 दिन, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यसभा में होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में जो होते हैं अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा अधिकतम जो होता है ये 250 होता है। और 250 में से जो होते हैं फ्रेंड्स 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए राइट आंसर इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं तो वर्तमान में राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हैं और इनमें से 229 जो हैं राज्यों से, 4 सदस्य जो हैं राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य जो होते हैं यह फ्रेंड्स कहाँ से, तो ये 12 सदस्य जो होते हैं ये होते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल जोड़ लीजिए 29, 4, 33 और 12, 45, तो 245 ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए प्रश्न में दरअसल पूछा गया जाना चाहिए था कि संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा आपको पता है कि इसका विघटन नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, और प्रत्येक 1/3 जो सदस्य हैं इसके 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए इसमें से मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आंसर होना चाहिए था। प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो ये प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये सभा आपको पता है कि यह सभा कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति जो भी कह लीजिए, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है, कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है चारों ऑप्शन, बताइए इसमें से पढ़ करके कि कौन सा है जो सही नहीं है। तो देखिए इसमें से जो सही नहीं दिया गया है वो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये गलत दिया गया है। धन विधेयक को जो है केवल और केवल राज्य जो है लोकसभा में ही इसको पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में होती है। ठीक है, इस विधेयक की शुरुआत जो होती है वो लोकसभा में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा कि लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान क्या बना है बताइए। तो देखिए ये जो बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा सुन लीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की अगर आवश्यकता हो तो आर्टिकल 116 के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स लोकसभा लेखानुदान पारित करके सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, और यह अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है यह लोकसभा के स्पीकर के समक्ष जो है यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ सही नहीं पूछा गया है, तो आप सभी को पढ़ लीजिएगा, चारों कथन आपको दिख रहे होंगे और बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें से जो सही नहीं दिया गया है ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य न्यायालय को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत दिया गया कथन। ठीक है, देखिए सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील यानी कि सैन्य न्यायालय की अपील
सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो ये कथन जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो होता है यह होता है राज्यपाल। ठीक है, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग करता है, यानी कि वह अपना जो है त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को संबोधित करके। देखिए, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र कौन है, यानी कि इसकी बात करें तो इसकी जो है कल्पना किसने की थी, इसकी परिकल्पना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये किया था भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। और 4 अगस्त 2007 को, ध्यान रखेंगे, कल्पना तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, लेकिन 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में, ठीक है, हरियाणा के मेवात जिले में जो है देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ है भारत के उस समय तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे केजी बालकृष्णन, उन्होंने ही किया था शुभारंभ इसका। और इसकी परिकल्पना जो है, इसके मानस पुत्र कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आपको ऑब्वियसली पता है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकों के लिए मतदान की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए पहली बार जो है जो नवयुवक थे जो 18 वर्ष की आयु पर थे, उनको जो है पहली बार 1989 में जो है संपन्न हुई थी 9वीं लोकसभा। ठीक है, 9वीं लोकसभा जो हुई थी उसी आम चुनाव में जो है इनको वोट देने का पहली बार जो है अवसर मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी हम लोगों ने इसको कवर किया है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो वर्तमान की अगर बात करें, ये देखिए प्रश्न जो है 2008 में पूछा गया है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, टोटल जो है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो देखिए इसमें से पूछा गया है, तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है 22 हो जाना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीडीपी और एनईएस। अब देखिए सीडीपी का मतलब क्या होता है, सीडीपी का मतलब होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम हिंदी में, और अंग्रेजी में हो जाएगा आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एनईएस का मतलब क्या होता है, हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार योजना, और अंग्रेजी में हो जाएगा इसका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया। सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1997 में एनडीसी, ठीक है, के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो समिति थी ये कौन सी थी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1957 में। ध्यान रखेंगे कब किया गया था, तो 1957 में। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। इसमें सही पूछा गया। तो देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। ठीक है, तो इसमें से बड़े देशों के लिए आदर्श हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है यह सर्वप्रथम जो है किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता ने किया था। किसने किया था, बलवंत राय मेहता ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। और 1978 में इसने अपने रिपोर्ट पेश की थी। और फ्रेंड्स इसका अनुसार अगर बात करें तो जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। ठीक है, द्विस्तरीय जो है प्रणाली का दिया गया था। तो द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है एक प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर कहिए प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा बताइए? प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो केवल जो है यह एक प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत जब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1206। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य, माफ कीजिएगा, अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य आपको पता है टोटल 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इसमें से जर्मनी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी सदस्य 10 हैं, अस्थायी सदस्य 5 है, टोटल 15 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है यह 1961 में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की जो समाचार एजेंसी है इसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूज चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे कि सिन्हुआ एजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी इसको कहा जाता है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, सरकारी रिपोर्ट पूछा गया है, को येलो बुक कहा जाता है। तो येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्लू बुक कहा जाता है ब्रिटेन की सरकारी रिपोर्ट को। जर्मनी का जो होता है उसको कहा जाता है वाइट बुक। ठीक है, और ग्रीन बुक जो होता है यह सरकारी रिपोर्ट है इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका स्थापना जो है यह बेंगलुरु में की गई थी। ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, इसका स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है यानी कि बीएसएफ की स्थापना पूछा गया है, ये 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है पंकज सिंह, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये संविधान सभा के द्वारा जो है ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो संविधान सभा हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये क्रम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से जो क्रम है वह है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्ष की तो बात नहीं कही गई, पंथ निरपेक्ष है, जनवादी गणतंत्र। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, अभी हमने बताया था कि एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, तो ये प्रजातांत्रिक गणतंत्र देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। उसके बाद देखिएगा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, ये जो प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, भारत को आपने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है, तो देखिए संविधान के जो हमारे संविधानवेता थे उन्होंने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया था, संघात्मक तथा एकात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से अगर बात करते हैं तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है यह है दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची जो है संविधान के इसमें जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद भूमि सुधार खाली स्थान दिया गया कि विषयों के अंतर्गत है, तो यह जो विषय है यह आपका आ जाएगा राज्य सूची का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो आपको पता है कि भारतीय नागरिकता जो है यह प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं होगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया था और 11 दिसंबर 2019 को यह जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। कब से, तो 10 जनवरी 2020 से। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि पारित कब हुआ, तो ये पारित जो हुआ था 11 दिसंबर 2019 में यह पारित हो गया था लोकसभा से, 12 दिसंबर को राज्यसभा से और 10 जनवरी 2020 को यह पूर्णतः जो है लागू हुआ था। तो पारित पूछा गया, तो यहाँ पर 11 दिसंबर आपको 2019 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति है यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। अगर भाग पूछा जाए तो भाग 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से जो संबंधित है वो आपका आर्टिकल 19(1) क है। ठीक है, 19(1) क है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें से राइट आंसर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। इसमें से मूलभूत अधिकार जो नहीं है यह संपत्ति का अधिकार नहीं, यानी कि फंडामेंटल राइट पूछा गया है, मौलिक अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों के लिए किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा है, जो कि आर्टिकल 32 में है। और फ्रेंड्स इसी के तहत जो है किसको, सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। आपको पता है ये कि रीट कौन कौन से है, परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा लेख है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध लेख है। ठीक है, अब देखिए इसमें से पोस्टमार्टम जो कहा गया है ये कहा गया है क्यू वारंटो को। ध्यान से सुन लीजिएगा, मतलब अधिकार परीक्षा को। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त जो है
उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी जो निर्णीत न्यायिक कार्रवाई है उसकी जांच की जा सकती है। तो इसमें से पोस्टमार्टम पूछा गया है, तो किसका? संवैधानिक उपचारों में से पूछा गया है, तो ये सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर डी माना गया है। ठीक है, तो इस बार अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे दोनों है, तो आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो इच्छा है आप लगाइएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श वर्णित है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो आपको पता है कि ये आर्टिकल 40 में आता है और 36 से लेकर के 51 तक में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। 40 में है पंचायती राज का संगठन। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकारों से भिन्न किस प्रकार से है? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। देखिए आर्टिकल 37 में जो है इसका अनुसार इससे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, अर्थात इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, तो पता है आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों द्वारा किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो देखिए ये जो है इसे जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के नाम से इसको 10 आचार आदेशों, शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे लेकिन वर्तमान में जो है अब 11 हैं। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जोड़ा गया है, आपको पता भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है यह आर्टिकल 21 कॉम में है। ठीक है, ये जो मौलिक कर्तव्य है इसमें कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको माता पिता और प्रतिपाल्य जो हैं यानी कि जो संरक्षक हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। मुफ्त शिक्षा के बाद जो है वो फंडामेंटल राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से केवल ऑप्शन नंबर बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा संसद का हिस्सा होता है। तो राइट आंसर इसका इस हिसाब से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संसद का हिस्सा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आपको पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के हमारे संसद का निर्माण हुआ है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 55(3), ध्यान देंगे, संविधान का अनुच्छेद 55(3) के तहत जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ एकल संक्रमणीय भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एकल हस्तांतरणीय यानी कि संक्रमणीय भी दिया गया है और अनुपातिक मत प्रणाली भी दिया गया है। तो बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उसको सौंपा जा सकता है कहाँ पे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कोई विवाद है तो उस विवाद को आर्टिकल 71(1) के तहत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जो विनिश्चय है वह अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है, 61 आर्टिकल में है, 61 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वह होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है यह कौन है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? यह जो निहित किया गया है यह किया गया है भारत के राष्ट्रपति में।
भारत के राष्ट्रपति में जो है निहित किया गया है। आर्टिकल 53(1) में कहा भी गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो बताइए किस आधार पर? तो ये हो जाएगा आपका ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। और आर्टिकल 352 के अंतर्गत प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति जो है ये शासन लागू किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है यह लगाया जाता है उस राज्य के, यानी कि उस राज्य के गवर्नर के रिपोर्ट मिलने पर। ठीक है, तो गवर्नर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो ये नहीं देता है राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अधिकार जो है उस राज्य के राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये सीधी सी बात है, जो ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बिहार से थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य दिया गया है? बताइए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत दिया गया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि राज्यसभा का सभापति कौन है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं भारत का प्रधानमंत्री जो है मुख्य, तो ये होता है क्या? बताइए, केंद्र सरकार का जो है यह मुख्य होता है, हेड होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आपको पता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति। तो देखिए लोकसभा तो कहीं नहीं दिया गया है, संसद है, लेकिन इसमें तो राष्ट्रपति भी है और आपका राज्यसभा भी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान दिया गया कि अधीन रह करके कार्य करती है। तो अगला प्रश्न जब आप कवर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप इसमें से राइट आंसर समझ लीजिए, विधायिका। ठीक है, विधायिका का अधीन रह करके कार्य करती है। अच्छा, इसमें से आप समझेंगे कि कार्यपालिका का मतलब क्या है और विधायिका का मतलब क्या है। कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद और विधायिका का मतलब है लोकसभा। ठीक है, चलो उसके बाद देख लीजिएगा। हाँ, ये प्रश्न से क्लियर हो जाएगा आपका कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए फ्रेंड्स, शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, एक संसदीय होती है और दूसरी अध्यक्षीय होती है। और हमने जो अपनाया है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है आपका अनुच्छेद 352 में जो है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो ये देता है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल देता है। चलिए, और राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार का कौन देता है, आप जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए नियुक्त तो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा
इसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो अभी मैंने आपसे पूछा था, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका एडवोकेट जनरल हो जाएगा। ठीक है, कौन? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1956 में। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है और बाकी के जो प्रश्न बच जा रहे हैं फ्रेंड्स उसको 195 तक है टोटल। तो बाकी के जो शेष प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा।